अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ए फील्ड ऑफ फोर्स। अच्छा, क्या बोला है? देव आस्क्ड यू फील्ड ऑफ फोर्स। उन्होंने ये नहीं बोला मैग्नेटिक फील्ड है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने बोला बस फील्ड ऑफ फोर्स। तो हम सिर्फ फिर उसके बारे में ही लिखेंगे, इट इज अ रीजन और स्पेस वेयर ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है। अब हो सकता है वो मूविंग चार्ज हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो उसकी मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है, या हो सकता है वो चार्ज हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसकी वजह से करेगा, या हो सकता है वो मास हो जो ग्रेविटेशन हो, जो भी पार्टिकल है और फील्ड में होगा फोर्स लग रही होगी। स्पेस में पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अच्छा, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड per unit mass by a mass placed in a gravitational field। ठीक है जी। अच्छा, now an isolated planet may be assumed to be a uniform sphere of radius this with its mass this concentrated at its center। Calculate the gravitational field strength at the surface of the planet। कैसे निकालें? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? एफ सी इक्वल्स टू एफ जी? नहीं भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी? जी क्या था? इट वाज जी एम ओवर आर स्क्वायर, राइट। हमें सरफेस ऑफ द प्लैनेट पे यानी उसके रेडियस ऑफ दैट पे हमने निकाल देना उसकी वो क्या है। अच्छा, जी क्या है? दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास क्या है? मास ये लिखा हुआ 6.42 इंटू 10⁻23। केजीज में लिखा हुआ है, केजी में देंगे। और रेडियस जो है वो ये दिया हुआ, रेडियस यानी ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ले रहे हैं रेडियस। सो 3.39 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। क्या आ रहा है आंसर? आई एम गेटिंग 3.726। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 3.73। ठीक है जी, वो क्यों? बिकॉज 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट। सो लेट्स राइट डाउन दिस एज 3.73। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? Calculate the height above the surface of the planet in B at which the gravitational field strength is 1% less than its value at the surface of the planet। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? 1% लेस होनी चाहिए जितनी सरफेस पे है। तो बेसिकली अच्छा, नाउ सरफेस पे जो थी, सरफेस पे लेट्स से सरफेस पे जी एम अपॉन रेडियस स्क्वायर थी, राइट। जी एम अपॉन रेडियस स्क्वायर थी। अब अगर मुझे 1% लेस चाहिए देन दी सरफेस, सो बेसिकली मैं निकालना चाह रहा हूं कि जी एट हाइट एच वेयर 1% लेस, तो यानी 99% आनी चाहिए। वेयर 0.99 इंटू जी एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर आ रहा हूं, नहीं सॉरी आर स्क्वायर आ रहा हूं प्लस। बेसिकली देखो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला सरफेस पे जो भी थी उसका हमने 1% लेस निकालना है, यानी 99% निकालना है। 99% किस हाइट पे आई हमें बेसिकली वो निकालना है। ठीक है जी। सो आई विल कैलकुलेट सच अ हाइट जिसपे 1% लेस आ रही होगी। ठीक है जी। अच्छा, वो कैसे आएगी? आर स्क्वायर, यस, वेरी गुड वेरी गुड। जी कैसे आ रहा है? अच्छा ना, 0.99 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है जी। और m लेट्स राइट दैट एज क्या? 6.42 इंटू 10⁻23। और अपॉन इसको रेडियस स्क्वायर भी कर देते हैं। रेडियस क्या था हमारा? 3.39/6। ठीक है जी। अभी कैलकुलेट नहीं करना, रुको मैं चीज और करूं। 3.39 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे जी नहीं निकालना। आई डोंट वांट टू वर्क आउट द जी, मुझे निकालना है डायरेक्ट वो एच। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इस जी की जगह भी क्या करते हैं, वो फॉर्मूला डाल देते हैं जिससे हमारा एच आ जाए। तो वो कैसे आएगा? वो आएगा व्हेन आई टेक जी, दोबारा से जी एम ओवर आर स्क्वायर लूंगा, लेकिन अब इस दफा उस आर में एच भी ऐड करके ये पूरा लेना पड़ेगा, राइट, ताकि वही एग्जैक्ट उसकी आए। सो आई विल राइट दिस डाउन एज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास तो वही रह रहा है,
तो यानी मास तो हमारा 6.42 इंटू 10 पावर 23 है। बस अब क्या है, हम कोई ऐसी हाइट ए ढूंढना चाह रहे हैं अबव द रेडियस। सो बेसिकली इट्स 3.39 इंटू 10 पावर 6 प्लस सम हाइट एच एंड देन होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये करने से फायदा ये क्या होगा कि हमें ये कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। वरना उस जी में भी उसको दोबारा से हाइट से इक्वेट करके करनी पड़ती ख्वारी, तो वो ख्वारी से हम बच गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये कर लिया हमने। एक काम कर लेते हैं, चलो लेट्स राइट दिस, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 3.39 इंटू 10 पावर 6 will equals to 0.99 and this is 3.39 into 10 पावर 6 प्लस h और ये होल स्क्वायर। ठीक है। एक काम कर लेते हैं, स्क्वायर को वैल्यूट करने के बजाय, इसको मैं स्क्वायर करना भूल गया, स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड्स पे। तो आई जस्ट स्क्वायर रूट दिस एंड आई जस्ट स्क्वायर रूट दिस। अच्छा, ये करने पे क्या होगा, ये करने पे ये होगा कि ये 3.39 इंटू 10 पावर 6 बच जाएगा। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.99 इंटू 3.39 इंटू 10 पावर 6 और प्लस एच ये होना था। ठीक है जी। अब एक काम कर लेते हैं, 3.39 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.99 और फिर उसको उधर भेज देते हैं सब्ट्रैक्ट करने। सो 3.39 इंटू 10 पावर 6 वी शैल बी गेटिंग आर हाइट एच आउट। क्या आ रही है हाइट एच? काफी लंबा हो गया ये वर्किंग करने में। 2 इंटू 10 to the power 4 व्हाट 17078.19। एक सेकेंड, विंटर 2041 will have to check this one। रुको मैं 2 मिनट, आई नीड टू सी। मैं एक दफा कैलकुलेशन भी खुद भी करूं। 17078 बोल रहे हैं दो बच्चे। ठीक है जी। आई नीड टू चेक दिस थिंग। मार्क स्कीम किधर है भाई मेरी मार्क स्कीम? सो ठीक हो गया, वेरी गुड। तो सही आई हमारी, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, तो एमन ने बिल्कुल सही बोला। एमन ने हमें बोला ये 2 इंटू 10 पावर 4 लिखो, बट वी हैड बीन गोइंग विद 3 सिग्निफिकेंट। अच्छा, आई एम गोइंग टू राइट डाउन। सबसे पहले तो तुम लोग जो बता रहे हो पहले तो वो लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हो तुम लोग बोल रहे हो 17078 मीटर्स आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। 193 आ रहा है। अब क्या हो रही है, एक चीज बताओ या अल्लाह। 3.39 और स्क्वायर रूट ऑफ 0.99 माइनस 3.39 इवन पिटोगी तुम। 1707 वही आ रहा है, कंफ्यूज कर रहे हो। अच्छा, दिस इज वियर्ड। उन्होंने 1 पॉइंट, लेकिन 1.0 स्टिल टू सिग्निफिकेंट। ठीक है, पागल पागल हो गए क्या, दिमाग खराब हो गया क्या? अब मुझे लग रहा है थोड़े से सटिया गए हैं। आई एम गोइंग टू गो विद 1.7 इंटू 10 पावर 4। ठीक है। मार्क्स स्कीम में 2 इंटू 10 पावर 4 लिखा हुआ है, 1 सिग्निफिकेंट। आई हैव नो आइडिया क्यों लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू गो विद दिस। ठीक है जी, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बना रही है वो चीज। खैर बहरहाल हमारा आंसर ठीक है, वो वर्किंग हुई है। अच्छा, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मे बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, where delta U is the increase in internal energy of the system. State the meaning of plus Q and plus W. तो प्लस Q का क्या मतलब है और प्लस W का क्या मतलब है? दिस इज विंटर 2041, विंटर 2041, विंटर 2041 या 43, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक, प्लस Q का क्या मतलब होता इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या लिखूं इधर? Why are you guys so quiet भाई? इंक्रीज, व्हाट इंक्रीज? इंक्रीज क्यू जीरो। कोई कौन बताएगा सही आंसर? थर्मल एनर्जी अभी भी जीरो। व्हाट इज प्लस क्यू? पॉजिटिव, नो अभी भी जीरो। जीरो मिल रहा है अभी तक। किसी ने सही नहीं बताया आंसर।
done on system, all physics gone. It is not done on in system. Heat transferred to the system. ठीक है जी. पॉजिटिव का मतलब सिस्टम को दे रहे हैं, नेगेटिव का मतलब सिस्टम, तो उस पे लिखते हैं हीट ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द सिस्टम, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, पॉजिटिव क्यू. ठीक है, क्यू तो हीट है सबको पता है, लेकिन पॉजिटिव का मतलब ट्रांसफर हो रही है सिस्टम को. ठीक है. प्लस डब्ल्यू, व्हाट इज प्लस डब्ल्यू? वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो वजीहा ने बोला है. ठीक है जी. नॉट वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय में नेगेटिव जाता है डबल. ठीक है जी. और टोटल वर्क डन भी इज नॉट द थिंग, टोटल वर्क डन नहीं लिखेंगे हम, हमें ये सिस्टम के हवाले से देना होगा जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स कर रहे होंगे. अच्छा. The variation with pressure P of volume V of a fixed mass of an ideal gas is shown in figure 2.1. हेरा लग रही है, क्लास लगा के जो है वो छोड़ के चली गई है. देखते हैं. हेरा है जवाब नहीं दे रही. हेरा हेरा समझदार है कि बेइज्जती नहीं चाहिए क्लास में. The variation pressure P of the volume V of a fixed mass of an ideal gas is shown in figure 2.1. ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, एंड दिस इज सम साइकिल A से B, B से C, और इस तरह से ये कंटिन्यूस साइकिल है. The gas undergoes a cycle of changes from A to B to C to A. During the change A to B, the volume of the gas increases from 2.3 into 3 to 3.8 into 3. A to B जाते हुए उन्होंने वॉल्यूम का इंक्रीज बताया हुआ है. ठीक है जी. तो हमें कोई मसले की बात नहीं है, अच्छी बात है, बता दिए, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वो हम कर लेंगे. Show that the magnitude of the work done during the change A to B is 390 joules. So A to B जो हम जा रहे हैं, how do I work out the magnitude of the work done? Work done कैसे निकालूंगा? work done का फॉर्मूला क्या था? work done का फॉर्मूला नहीं यार किसी को. work done was pressure into change in volume, right? Yes. So pressure जो है वो हमारा क्या है? pressure हमारा 2.6 into 5 pascals है. अच्छा बता रहे ठीक है. 2.6 into 5 pascals है. So 2.6 into 10 to the power 5 pascals. चेंज इन वॉल्यूम उन्होंने बता दिया था A to B ये था. 2.3 से आप 3.8 गए हो. ठीक है. सो आप 3.8 गए हो कहां से? 2.3 से, और एक्सपोनेंट जो है वो 10 to the power -3. Is it working out to be what they say? 390 जूल्स आ रहा है हमारे पास मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें. यस. अच्छा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने मैग्नीट्यूड बोला था तो इसलिए हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, हमेशा क्वेश्चन में ये खुद देख के आना है, जब भी आंसर देख के आना है आपको देखना है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है. ठीक है. कैन एनीवन टेल मी ये वर्क डन पॉजिटिव है या ये वर्क डन नेगेटिव है? ये जो A to B हमने वर्क डन किया है, वजीहा सेज पॉजिटिव. ठीक है. डज एवरीवन एग्री विद वजीहा? वजीहा अभी तक तो सही, सारे आंसर सही दे रही है. लेट्स सी. जवाब ही नहीं दे रहा. तो दिस विल बी वर्क डन इन द नेगेटिव. नेगेटिव क्यों? क्योंकि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है. ठीक है जी. तो ये क्या हुआ? ये वर्क डन बाय हुआ है. सिस्टम ने वर्क किया है बाहर की एनवायरनमेंट पे, तो सिस्टम ने वर्क बाहर दिया है. सो देयरफॉर दिस विल बी ए नेगेटिव. ठीक है जी. सिस्टम पे किसी ने काम नहीं किया, सिस्टम को काम करके पिचकाया नहीं हमने, सिस्टम फैला है, सिस्टम बड़ा हुआ है, तो सिस्टम ने काम बाहर दिया, तो दिस विल बी नेगेटिव. ठीक है जी. स्टेट एंड एक्सप्लेन द टोटल चेंज इफ एनी इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल. सो ए से बी, बी से सी, सी से ए वापस, इस पूरी साइकिल में इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज कर रही होगी? व्हाट इज द चेंज इन यू? 0. एंड व्हाई इज दैट? सेम हो रही है एनर्जी बैक एट स्टार्ट. नहीं, इसका स्पेसिफिक रीजन, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर. नॉट सेम एनर्जी, यू आर गोइंग टू से नो चेंज इन एनर्जी बिकॉज देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस. राइट. याद है प्रेशर वॉल्यूम वाले ग्राफ में? यस. जब भी वापस उस पॉइंट पे आते हो या आइसोथर्मिक लाइन होती है, तो उस पे जब होते हो तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होता. राइट. सो अगर मैंने ए से शुरू किया, घूम के वापस ए पे आ गया, तो मेरा टेम्परेचर जो आएगा, जिधर तो टेम्परेचर आ रहा होगा पहले भी टेम्परेचर वही आ रहा होगा. पीवी इक्वल्स टू एनकेटी एनआरटी से निकाल लोगे वो टेम्परेचर. राइट. पूरा घूम घुमा के आने के बाद भी वो टेम्परेचर वही आ रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा उस टेम्परेचर को. तो डेल्टा टी 0 था, डेल्टा यू क्या था? दैट वाज 3/2 एनकेटी फॉर अ आइडियल गैस. तो डेल्टा टी अगर 0 हो गया तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा. राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. वेरी टिपिकल क्वेश्चन. नो चेंज इंटरनल एनर्जी एज डेल्टा टी इज 0. अच्छा. ड्यूरिंग द चेंज A to B,
1370 joules of thermal energy is transferred to the gas. During the change B2C, no thermal energy enters or leaves the gas. The work done on the gas during this change is 550 joules. Use these data and the information in B to complete table 2.1. actually A to B क्यों बोल रहे हैं? हमने 1370 joules ट्रांसफर किए गैस को. yes I'll do this question slowly. कोई मसले की बात नहीं है. अच्छा, what the saying? A to B हमें क्यों लिखना है इधर? They did 1370 joules of thermal energy transferred to the gas. 2 मार्क्स में 1 पॉइंट लिखेंगे, एक्सेप्टेबल है? नहीं वजी हिरा, दिस इज नॉट 1, दिस इज नो चेंज स्टेट, एक्सप्लेन डेल्टा टी इज 0. 2 मार्क्स हो गए. अगर तुम लिखती नो चेंज एनर्जी तो फिर वो 1 मार्क होता. दैट वाज ओनली स्टेट. एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी डेल्टा टी 0. अच्छा ना, क्या बोल रहे हैं? 1370 जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द गैस. टू का मतलब गैस को दी. सिस्टम क्या था? गैस था. तो गैस के हक में ये पॉजिटिव गया, यानी 1370 हमने गैस को दिए हैं. ठीक है. अच्छा, वर्क डन क्या था? वर्क डन हमने निकाला था ए टू बी, वो हमने निकाला था 390. हमने कहा था वो नेगेटिव में होगा क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई थी. तो इसका मतलब हम यहाँ पे डाल देंगे -390. कैन एनीवन वर्क आउट द डेल्टा यू? सो डेल्टा यू क्या था? Q प्लस W. सो 1370 माइनस 390 विल गिव अस पॉजिटिव 980. ठीक है जी, ये आ गई हमारा डेल्टा यू. अच्छा, फिर क्या बोलते हैं? B2C. B2C, no thermal energy enters or leaves the gas. तो इसका मतलब क्या हुआ? Q is 0. Adiabatic process. The work done on the gas during this change is 550 joules. The work done on the gas. On का मतलब work done is positive, was done on the gas. गैस को पिचकाया गया है. So ये 550 कैसे जाएगा? 550 पॉजिटिव जाएगा. Right? So this shall be positive 550. डेल्टा यू अगेन Q प्लस W, 0 प्लस 550, यानी ये भी प्लस 550 ही आएगा. ठीक हो गया. अच्छा, C to A. अच्छा, C to A they haven't given us any information whatsoever. C to A बस एक इंफॉर्मेशन है. वो क्या इंफॉर्मेशन है? We can clearly see C से A जाने में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था. Right? Whatever this volume is, whatever 2.3 I guess, whatever this volume is, this remained constant. Right? So if it remained constant, so we know कि work done equals to pressure into change in volume. अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब वर्क डन 0 है. So from C to A your work done is 0. That we know. ठीक है. अब हमें ये डेल्टा यू और क्यू वर्कआउट करने हैं. ठीक है. तो अक्सर बेशतर इस टेबल में एक ऐसी कॉलम होगी, एक ऐसी रो होगी विच इज अनवर्केबल, क्योंकि उसके आगे कोई कहानी नहीं होगी. एक चीज बताइए कि 2 बाकी कॉलम्स फिल आउट नहीं कर पाओगे, तो फिर उसमें आपको पूरी कहानी लेके चलनी पड़ेगी. वो पूरी कहानी क्या है भाई? हमने अभी डिस्कस किया कि जो आपका जो डेल्टा यू है, ए से बी से सी से ए वापस, वो 0 है. ए से बी से सी से ए वापस 0 है. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ दूं, मतलब मैं ये कहूं यार ए से बी से सी. ठीक है. लेट्स टेक द डेल्टा यू फ्रॉम ए से बी से सी. वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होता कि अगर मैं सीधा ए से सी चलाता. राइट? ए से बी से सी जाता या मैं सीधा ए से सी उठ के चलाता. सो दिस वुड हैव बीन इक्वल कि अगर मैं ए से सी चले जाता. राइट? मसला क्या है? ए से सी नहीं जाता मैं सी टू ए जाता हूं. तो बेसिकली जो डेल्टा यू ए से बी से सी है वो नेगेटिव डेल्टा यू सी से ए है. राइट? जो असल मेरी प्रोसेस है सी से ए. सो ये लिख लिया हमने. अच्छा, अब डेल्टा यू ए से बी से सी क्या है? ये भी हमें पता है क्या है भाई वो. अच्छा, डेल्टा यू ए से बी डेल्टा यू 980 था. सो ए से बी डेल्टा यू 980 था. ठीक है जी. फिर उसके बाद बी से सी. राइट? ए से बी और फिर बी से सी 550 था, तो प्लस 550. और ये किसके बराबर आएगा? ये नेगेटिव डेल्टा यू सी टू ए के बराबर आएगा, यानी ये नेगेटिव डेल्टा यू सी ए आएगा. सो 980 प्लस 550 ये आ रहा है -1530. दैट इज डेल्टा यू सी टू ए. तो हमने ये निकाल लिया कि इस कॉलम में हमें -1530 डेल्टा यू का चेंज लेके आना है. ठीक है. अब वही चीज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये कहां से आया होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्यू भी क्या होगा? इट शैल ऑल्सो बी ए -1530. अच्छा, देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग यू कैन डू. ठीक है जी. अब इसमें इट्स नॉट रियली
वो कि हमेशा इसको ऐसे ही करो, ये वाली जो वर्किंग है। देयर इज वन थिंग यू कैन डू। एक सेकंड को मैं थोड़ा सा, मैं खुद मैं बहुत कम करवाता हूँ वाली, तो मैं भूल जाता हूँ वाली। व्हाट यू कुड हैव डन इज के, देखो ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि देखो इधर तुम्हें प्रेशर भी पता है, इधर वॉल्यूम भी पता है, राइट? यू नो व्हाट इज द प्रेशर, यू नो व्हाट इज द वॉल्यूम, यू जस्ट डोंट नो व्हाट द टेम्परेचर इज, राइट? अच्छा, इन्होंने टेम्परेचर बताया कहीं पे? इन्होंने इस क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं बताया वाला कहीं पे। सही है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस केस में। बट वन मोर हैक, वन मोर हैक अराउंड दिस क्वेश्चन, अगर टेम्परेचर दिया हो, राइट? अगर फॉर एग्जांपल वो बोल देते कि टेम्परेचर एट बी इज लेट सपोज 500 केल्विन, अगर अगर वो बोलते, ठीक है, अगर वो बोलते तो कहते 500 केल्विन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पी वी इक्वल्स टू एन के टी में डालते, या आप पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में डालते। क्या आ जाता है, ये एन के आ जाता है या ये एन आर आ जाता, राइट? एन क्या है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, स्मॉल एन क्या है, वो नंबर ऑफ मोल्स है। पूरी प्रोसेस में अगर गैस कंफाइंड है तो मोल्स या पार्टिकल्स बाहर निकलने नहीं वाले और इंट्रोड्यूस होने वाले। तो पूरी प्रोसेस में ये एन आर और एन के कांस्टेंट रह रहे हैं, के और आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, एन एन भी कांस्टेंट हो गए तो वो भी कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो आइदर यूजिंग आइदर ऑफ द इक्वेशन यू कुड हैव वर्कड आउट आइदर दिस और दिस थिंग, ठीक है जी। फिर इसको दूसरी जगह पे डाल के क्या कर सकते थे, दूसरी जगह पे डाल के यहाँ पे टेम्परेचर निकाल सकते, राइट? भाई तुम्हें पता चल गया पीवी क्या है, पीवी तो नजर आ रहा है इधर क्या है, यू डोंट नो द टेम्परेचर देयर बट यू नो व्हाट इज एनके या यू नो व्हाट इज एनआर ओवर देयर। तो आप एनआर और या एनके डालते जो आपने इस पॉइंट में कैलकुलेट और टेम्परेचर निकाल ले इस पॉइंट में क्या आ रहा है। सिमिलरली आप अगेन वन सेकंड यहाँ पे भी करते, इधर भी निकाल लेते टेम्परेचर क्या आ रहा है। फिर आप डेल्टा यू इक्वल टू 3/2 एन के डेल्टा टी से निकाल लेते कि वो डेल्टा यू का चेंज क्या आया, ठीक है। वो भी कर सकते हो, दैट्स अनदर वे अराउंड इट, बट वो तभी होगा जब टेम्परेचर दिया होगा, वरना नहीं होती वो वाली अप्रोच, ठीक है। तो बेटर आई पर्सनली लाइक दिस वाली अप्रोच, दिस इज थोड़ी सी मजा आता है इसमें करने में। लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन हो इसमें, तो टेम्परेचर अगर दिया हुआ हो तो देयर इज अ हैक अराउंड इट, आप एन आर या एन के ढूंढ लो, ठीक है। उससे फिर टेम्परेचर वर्कआउट कर लो हर जगह, टेम्परेचर वर्कआउट करके डेल्टा टी निकाल के डेल्टा यू के फॉर्म में डाल दो जो 3/2 एन के डेल्टा टी है। ज्यादा अच्छी अप्रोच ये होगी कि एन के ही निकाल लो, क्योंकि फिर बाद में डेल्टा यू इक्वल्स टू 3/2 एन के डेल्टा टी, एन के वो डालना ही एन के ही है, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि एन के टी से निकाल लो, एन के निकाल लो और फिर उससे आगे वर्किंग करते रहो, उससे भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, आ जाओ सिंपल हार्मोनिक मोशन। A pendulum consists of a metal sphere P suspended from a fixed point. Please solve one question with this hack. अच्छा, I will solve. मैंने सॉल्व करके दिखाया, मैं थर्मोडायनेमिक्स वाली क्लास में आई हैव सॉल्व्ड वन, वो जो रिवीजन वाली क्लास थी ना उसमें मैंने इस तरीके से किया है क्वेश्चन, एटलीस्ट समझाया था उसमें, I don't remember. वो मैं करवा दूंगा वाला, ठीक है। A pendulum consists of a metal sphere P suspended from a fixed point by a means of a thread as illustrated in figure 3.1, ठीक है। तो ये पेंडुलम है, the center of gravity of sphere P is a distance L from the fixed point, ठीक है जी, आपको नजर आ रहा है ये। The sphere is pulled to one side and then released so that it oscillates. The sphere may be assumed to oscillate with simple harmonic motion. State what is meant by simple harmonic motion. तो कौन सी दो ऐसी बातें हैं जो हमेशा लेके आनी होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए? Acceleration is directly proportional to displacement, so motion in which, या to and fro oscillatory motion, motion with constant time period where acceleration, yes, is directly proportional, very good Vajia, directly proportional to displacement, but opposite in direction to it, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, अब ये है the variation of the velocity v of the sphere p with displacement x from its mean position shown in figure 3.2। वेलोसिटी ग्राफ दिया हुआ है विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छी नोटिसेबल चीजें क्या होती हैं कि यहाँ पे ये पता चल रहा है ये वी नॉट क्या है, ये पता चल रहा है ये एक्स नॉट क्या है, राइट? सो एक्स नॉट आई बिलीव इज कमिंग आउट टू बी
अच्छा एक्स नॉट जो है ना वो 8.2 8.4 है, ठीक है। सो ये जो एक्स नॉट आ रहा है ये आ रहा है 8.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 9 नहीं है ये, 9 होता तो यहाँ पे होता, सॉरी, स्टूपिड है। 8.4 8.8 हो गया ना, ये 8.8 हो गया, सॉरी माय बैड, 8.8 सेंटीमीटर, 8.4 8.8 9.2 9.6 और ये 8.8, ठीक है। अच्छा अब ये वाली जो है ये क्या है, दिस इज 0.2 और 0.3 के बीच में, तो आई बिलीव दिस इज अ वी नॉट ऑफ 0.25, ठीक है। सो यस 0.25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये भी हो गया, अब आगे चलो, वेरी इंपॉर्टेंट इज यूज फिगर 3.2 डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ स्फीयर पी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इससे, एनी आइडिया? अच्छा अच्छा ठीक है, वजिया कहनी है कि देखो ओमेगा ढूंढ लेते हैं, ओमेगा से पर 2 पाई एफ करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। एनी आइडियाज किसी को भी कि इस ग्राफ से ओमेगा कैसे आता है, कुछ याद है, कोई फॉर्मूला ऐसा? जो फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो याद रखनी है, ठीक है जी। उसमें और कुछ भी नहीं है चैप्टर में एक्सेप्ट फॉर द फॉर्मूलाज। वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। अगर आपको वी नॉट चाहिए तो आपको ओमेगा एक्स नॉट करना पड़ेगा। वी नॉट हमें पता है क्या है, वी नॉट है 0.25 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा को खोल लो 2 पाई एफ, एंड देन एक्स नॉट जो है ये आ जाएगी ये, दिस इज 8.8 सेंटीमीटर, सो 8.8 इंटू 10⁻⁻²। सो दिस इज दैट, लेट्स फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 8.8 इंटू 10⁻⁻²। व्हाट इज द आंसर? 0.452, ठीक है जी। एंड इसको लिखेंगे कितना, दिस शैल बी 0.22 0 पॉइंट, अच्छा ये 2 सिग्निफिकेंट रीड कर सकते हैं वाली, ये वाली भी 2 सिग्निफिकेंट ही रीड कर सकते हैं, 2 सिग्निफिकेंट लिख देते हैं 0.45, ठीक है। अच्छा the period t of oscillations of sphere p is given by the expression t equals to 2 pi root of l over g. This derivation is in your course, ठीक है, मैंने करवाई है। where g is the acceleration of free fall, g acceleration of free fall है। use your answer in b to determine the length l। निकाल लेते हैं हमारा क्या जा रहा है, टाइम पीरियड कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी पर चल गई है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, तो यानी 1 अपॉन 0.45 इज द टाइम पीरियड। 2 पाई आ गया, रूट ऑफ एल ओवर जी, रूट ऑफ एल, वी डोंट हैव एल, जी हमें पता है वो 9.81 होता है, ठीक है जी। आई बिलीव विल हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स, लेट्स स्क्वायर देम। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/0.45 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर 9.81, एंड एल निकाल लेते हैं, एल क्या आ रहा है, 1.227, ठीक है जी। एंड देन लेट्स राइट दिस अगेन वंस अगेन टू टू सिग्निफिकेंट, तो 1.2 मीटर। बाकी बच्चे भी हैं ना क्लास में, घबरा गए बहुत ज्यादा फिजिक्स से। कोई बात नहीं, होता है, एग्जाम्स दे रहा होता है बंदा तो अगले दिन उसको ऐसा लग रहा होता है कि याद नहीं आ रही चीजें, एक दफा रिवाइज कर लोगे हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो घबराओ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा another pendulum consists of a sphere q suspended by a thread, ठीक है जी। spheres p and q are identical. The thread attached to sphere q is longer than the thread attached to sphere p. Sphere q is displaced and then released. The oscillations of sphere q have the same amplitude as the oscillations of sphere p. अच्छा क्या बोला है, सब कुछ सेम है, बस जो लेंथ q वाले स्फीयर की है, जो थ्रेड जो हमने लेंथ इसको टिकाया है उससे, ठीक है जी, वो लेंथ हमने बड़ी कर दी है, वी हैव इंक्रीज द लेंथ, ठीक है जी। बाकी ये बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड भी हमने सेम रखा हुआ है, हमने एम्पलीट्यूड को भी कुछ नहीं करा, ठीक है जी। देर आस्किंग यू स्केच द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी v with displacement x for sphere q. We need to show the variation of the velocity v with displacement. The only difference is कि हमने लेंथ को बढ़ाया, ठीक है जी। अच्छा लेंथ ये रही, एक काम करते हैं, स्क्वायर्ड वाला फॉर्मूला लेते हैं, स्क्वायर्ड वाला फॉर्मूला कर ले लेते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड्स को, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इनटू रूट हट जाएगा, एल ओवर जी हो जाएगा, ठीक है, एल ओवर जी, ठीक है। मजे की बात,
आई होप वी ऑल अग्री कि ये सारी चीजें कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर और जी कांस्टेंट है, जी 9 4 पाई स्क्वायर वैसे ही कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। सो दीज टू आर कांस्टेंट्स, ठीक है जी। मतलब इस बात का क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। अच्छा, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला है हमने लेंथ इंक्रीज करी है, अगर तो उन्होंने लेंथ इंक्रीज करी है तो उन्होंने टाइम पीरियड स्क्वायर इंक्रीज किया है, एंड इन टर्न क्या किया होगा उन्होंने, देयरफॉर टाइम पीरियड भी इंक्रीज किया, टाइम पीरियड स्क्वायर इंक्रीज किया तो यानी उसका मतलब टाइम पीरियड भी इंक्रीज किया होगा, राइट, जस्ट द टाइम पीरियड एज वेल। अच्छा, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब वी नीड टू स्केच द वेलोसिटी, हमें बेसिकली वेलोसिटी जो बनाना है, हमें वेलोसिटी की वैल्यूज चाहिए ना, हमें ये देखना है वेलोसिटी ज्यादा दिखानी है कम दिखानी, क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। देखो एक तो बात हमें क्लियर है, एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब ये हुआ कि ये वाले पॉइंट्स तो सेम ही आएंगे, राइट, बिकॉज जहां पे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड देना है हमें तो मतलब ये वाले पॉइंट्स तो सेम ही आएंगे। अब बस मुझे ये मालूम करना है कि यहां से ये ग्राफ ऊपर यूं बन रहा है या ये यूं यहाँ अंदर बन रहा है, राइट, समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर इज हैपनिंग आई नीड टू फाइंड दैट आउट, ठीक है जी, वो देख रहे हैं हम। अच्छा, तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया। अच्छा, उससे क्या पता चल, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है कि जो ओमेगा होता है ना, वो क्या था, वो था 2 पाई ओवर टी, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है तो वी नो ओमेगा डिक्रीज करेगा, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट, अगर ओमेगा कांस्टेंट है और अगर एक्स नॉट कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड तो वही है ना, अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो वी नॉट भी डिक्रीज करेगा, राइट। सो बेसिकली इट विल बी द सेम शेप बट विद लेसर वी नॉट्स। अब पता नहीं कितने से डिक्रीज किया इन्होंने, अगर वो वैल्यू देते तो हम वैल्यू के हिसाब से भी कर लेते, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कितना डिक्रीज किया है, कितना लेंथ इंक्रीज करी है, वॉट एवर देव डन विल जस्ट शो लेसर वी नॉट्स। सो लेट्स गो एंड शो दैट। सो एक्स नॉट वहीं पे आ गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और मैं जो हूं ना वो कहीं इधर इधर ये कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं 0.2 से एक कम पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा क्या जा रहा है, हमें तो बस दिखाना है ना, तो हम बस करवा देते हैं। सो ये आ गया, एक सेकेंड मैं जरा जो हूं ना इसको शेप को थोड़ा सा वैसे ही बनाऊं, सर्कुलर सा, ठीक है, मुझसे बनना बहुत ही, आई हेट ड्राइंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर भाई, ये लो, ठीक है, और उसको हम फ्लिप कर देते हैं क्योंकि बनने तो नहीं वाला मुझसे दोबारा ये। सो ये आ गया और ये इस तरीके से आ गया। एनी प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया, नॉट क्लियर। अच्छा देखो, हमें ग्राफ बनाना है v और x का, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग दैट देव टोल्ड यू कि उन्होंने लेंथ इंक्रीज कर दी है, ठीक है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड आपका वही है, आपने एम्पलीट्यूड जो है वो वही रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात को समझ जाओ कि एम्पलीट्यूड अगर वही रखा है तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड वही आएगा, 8.8 ही आएगा, तो वो 8.8 वाले पॉइंट्स पे तो ग्राफ ने इंटरसेक्ट करना ही करना है, ठीक है। अब मुझे बेसिकली ये देखना है कि यार देखो शेप सिंपल हार्मोनिक मोशन का उसका ना, अगर वेलोसिटी उसका बनाऊंगा तो ये सर्कलिश टाइप ही बनता है, सर्कलिश बनेगा, ओवल बनेगा, जो भी बनेगा, राइट। थिंग इज जो शेप वही है, ठीक है, शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा कि ये यहाँ से रेसिप्रोकल कर्व बनना शुरू हो गया, ऐसी कोई कहानी नहीं होगी, शेप वही होगा, ठीक है। अच्छा, अब शेप को बनाने के लिए, अब देखो शेप अगर वही है तो चीज किस तरह क्या डिफर होगा, डिफर यही होगा कि या तो ये इसके ऊपर बाहर बन रहा है या तो ये इसके अंदर ये बन रहा है, यही होगा ना। सो बेसिकली इफ आई कैन वर्क आउट व्हाट दिस वी नॉट विल बी, अगर मैं ये निकाल लूं तो फिर मैं निकाल सकता हूँ ग्राफ का शेप क्या होगा, राइट, क्योंकि फिर मैं उसमें से एक लाइन आराम से खींच दूंगा और मैं दूसरी नीचे भी बना दूंगा वो। तो मैंने यही किया, मैंने कहा कि यार देखो लेंथ इंक्रीज करिए, राइट। अब मुझे देखो, मुझे वी नॉट निकालना है तो आई हैव यूज्ड ऑल द फॉर्मुलाज दैट आई हैव टू गो टू दैट, उन्हें लेंथ इंक्रीज करिए। अच्छा, लेंथ इंक्रीज करिए तो मेरे पास जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो लिंक कर रहा है वो यही दिया हुआ है, लेंथ की वजह से उन्होंने वेलोसिटी की वेरिएशन हमें बताई भी नहीं, वी डोंट नो व्हाट्स द वेलोसिटी वेरिएशन विद लेंथ। तो पहले तो हम वो चीज फाइंड आउट करेंगे जो हमसे पता है, जो हमें नजर आ रहा है। सो लेंथ की वजह से हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा, राइट, बिकॉज 2 पाई और जी तो कांस्टेंट है, 2 पाई और जी अगर कांस्टेंट है, लेंथ को बढ़ा दोगे टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा, लेंथ को बढ़ाने से अगर टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा को क्या होगा, ओमेगा तो 2 पाई ओवर टी है, राइट। ओमेगा अगर 2 पाई ओवर टी है तो टाइम के इंक्रीज करने पे ओमेगा डिक्रीज करेगा, बिकॉज ओमेगा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, अब देखो वी नॉट क्या था, वी नॉट वॉज ओमेगा एक्स नॉट, राइट, एक्स नॉट इज कॉन्स्टेंट, उन्होंने बोला एम्पलीट्यूड इज सेम, एक्स नॉट इज कॉन्स्टेंट, हमें पता चल गया कि ओमेगा डिक्रीज कर रहा है,
तो अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, वी नॉट भी डिक्रीज करेगा, राइट। सो बेसिकली ये जो यहाँ पे वी नॉट दिखाया है, इससे हमें कम वी नॉट दिखाना है, राइट। अगर ज्यादा था तो हम ज्यादा दिखाते, लेकिन हमें इससे कम वी नॉट दिखाना है, तो इसलिए मैंने जो है वो इससे कम दिखाया है, कोई पॉइंट रैंडमली चूज कर लिया, मुझे कोई पता नहीं था, तो मैंने ऐसी ये शेप स्केच आउट कर दिया, ठीक। Explain the principles of the generation of ultrasound waves for use in medical diagnosis। ठीक है, मैं ये लिखवा नहीं रहा, हम ये कर चुके हैं, मैं आपको बस वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूं इधर, ये लिखा हुआ आप लोगों के पास। जनरेशन ऑफ क्या था, अल्ट्रासाउंड था ना, गलत जगह आ गए, जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, ये लिखा हुआ आपके पास आपकी मॉडल पीडीएफ में, ये रहा पहले पेज पे ही है ये। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स बिहाइंड द जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये लिखा हुआ, फिर यही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बार बार लिखने में ये काफी टाइम लेता है। सो ये लिखा हुआ है, पेपर कौन सा था, विंटर 2041, एंड आई बिलीव हम जो थे वो हमारा बाहर जा रहे हैं, लेकिन खैर समझ गए होगे बात को कि ये इसमें ये बकवास इतनी है, ठीक है। सो दिस इज योर मॉडल आंसर, यही लिख के आना है, 4 मार्क्स का है, उसमें 2 पॉइंट कम लिखोगे वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई 2 पॉइंट ऐसे कम लिखना जो जरूरी, मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन वाले वो इतने फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, वो छोड़ के आ जाना, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है जी। लेकिन बाकी वाले ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला, ये ना हो कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कुछ भूल के आ गए, या ये भूल के आ गए कि रेजोनेंस वाला कंसेप्ट, या वो नहीं, ठीक है। मे बी द सैंडविचिंग बिटवीन द प्लेट्स, वो छोड़ सकते हो, सिलिकॉन और ऑक्सीजन वाला जो कोइंसिडेंट वाला पॉइंट है वो छोड़ सकते हो, बाकी तो 4 पॉइंट्स फिर वो ही रहेगा, और कुछ तो कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो बस इसका ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हुआ हुआ है, जिससे नहीं हुआ हुआ बाकी फिर वो नहीं लिख के आना, ठीक है। अच्छा, मैं ये मिटा भी रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मैं इसको बाद में लिख ही दूंगा, यहाँ पे ये आ नहीं रहा। अच्छा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इट वॉज द वर्क डन पर unit positive charge in bringing it from infinity to a point within an electric field, ठीक है जी। अच्छा, 2 point charges A and B are separated by a distance of 12 centimeter in a vacuum as shown in figure 5.1। एक चार्ज A एक चार्ज B है, 12 सेंटीमीटर सेपरेटेड है। The charge of A is plus 2 into 10 power minus 9 coulombs. The point P lies on the line joining charges A and B. Its distance from charge A is x. The variation with distance x of the electric potential graph is the at P is shown in figure 5.2। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ है, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। Use figure 5.2 to determine the charge of B. So how do you think we can use this figure to determine the charge of B? Any ideas? अच्छा, पहले तो कुछ हम अपने नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमें आने चाहिए, राइट, वी शुड बी नोइंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये लाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है। वजीहा सेज लाइक चार्जेस है, वजीहा सेज नल पॉइंट है, एहरा भी कह रही है लाइक चार्जेस है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑलवेज सी यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। यानी इस पॉइंट पे दिस इज नॉट सेइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो, दिस इज सेइंग द वोल्टेज इज जीरो, ठीक है। वोल्टेज जीरो हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो नहीं हुई, ठीक है ना। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। वोल्टेज वाले ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो कहां होगी, जहां पे ग्रेडियंट जीरो होगा, उस चीज को याद रखना, ठीक है जी। दिस इज अनलाइक चार्जेस, वो क्यों, बिकॉज ये नजर आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यानी पॉजिटिव चार्ज का ही पॉजिटिव पोटेंशियल होता है सिर्फ, और यहाँ पे नजर आ रहा है नेगेटिव पोटेंशियल, यानी नेगेटिव चार्ज का ही सिर्फ पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और किसी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। पोटेंशियल है ये, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन है, इसमें प्लस माइनस का मतलब बकायदा लॉस या गेन है एनर्जी का, यानी स्केलर में ही प्लस माइनस है, यानी जो प्लस है मतलब प्लस इज द बिगर प्लस, माइनस इज द स्मॉलर क्वांटिटी, माइनस में है वो, ठीक है, इसका मतलब ये है।
ठीक है, तो उस चीज को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। दीज आर अनलाइक चार्जेस, ये वाला पॉजिटिव ही है 110% और ये वाला नेगेटिव ही है 110%। ठीक है जी, समझ में आ गया। प्लीज डू नॉट मेक द मिस्टेक, दो अलग काइंड ऑफ ग्राफ्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग है, वोल्टेज अलग है। ठीक, अच्छा, अब आ जाओ इस बात पे कि हम ये कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा जो है वो, ये जो निकालना है हमें, राइट, हमें जो ये निकालना है वो कैसे निकालेंगे, वो निकाल लेते, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, व्हाट डू आई नो, 4 पाई, हाँ 4 पाई फॉर्मूला, 4 पाई फॉर्मूला, दैट होल थिंग। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ फॉर माई कन्वीनियंस, अच्छा अब इसको याद भी करो। देखो अब इसमें कैसे निकालेंगे चार्ज भी, थिंग इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ो, मैं इसके बात कर रहा हूँ। देखो वोल्टेज वाला ग्राफ है, कैसे बनाइए, दोनों का म्यूचुअल बनाए, तो यानी हर पॉइंट पे हमने उनके पोटेंशियल्स ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करें, जो भी हुए जैसे भी हुए, हमने वो करके क्या निकाल लिया, हमने इनका नेट का बना लिया ग्राफ। ठीक है, यानी अगर मैं कहीं पे भी क्या लेना चाहूं, इनका पोटेंशियल लेना चाहूं, मैं कहीं पे भी इनका पोटेंशियल लेना चाहूं, तो ये दोनों केस अलजेब्रिक सम से आए, राइट। सो अगर 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 यहां पे वोल्टेज 0 आ रहा है, सो इसका मतलब क्या है, हाँ अजान हो रही है। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वोल्टेज वाला ग्राफ है, हमने अनलाइक लाइक डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब क्या करना था हमें, अब हमें ये निकालना था कि वी नीड टू डिटरमिन द चार्ज ऑफ बी। ठीक है, अच्छा ना, चार्ज कैसे निकलेगा, ठीक है, अगर तो ये सिर्फ बी का पोटेंशियल वाला ग्राफ होता, अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ ये बी का देते, मतलब ये देते बी का पोटेंशियल वाला ग्राफ है, यूं बना हुआ है, ठीक है, तो आप कोई भी डिस्टेंस लेते और आप पोटेंशियल की वैल्यू उठाते और बी इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर में डाल देते, आ जाता चार्ज ऑफ बी। ठीक है, ये खुद ही आ जाता। मसला क्या है, ये एक, अब एक चार्ज का नहीं है, दो चार्ज का ग्राफ। ठीक है, दो चार्ज का ग्राफ मतलब ये दोनों का अलजेब्रिक सम लेके आया है, मतलब हर पॉइंट पे हमने ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव में था तो सब्ट्रैक्ट करके फिर हमने पोटेंशियल दिया। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू चूज दिस कन्वीनियंट पॉइंट, ये v इक्वल टू 0 वाला, और मैं इस पे कैलकुलेशन कर लूंगा। ठीक है, वो कैसे करूंगा भाई, देखो हमें क्या पता है, ये जो v आ रहा है, जो पोटेंशियल वाला ग्राफ बना है, वो कैसे बना है, वो ऐसे बना है कि हमने पोटेंशियल लिया है स्फीयर ए का या चार्ज ए का। ठीक है, के क्यू ए ओवर आर ए, वो पोटेंशियल ऑफ ए आ जाएगा, और हमने उसमें से, क्योंकि वो नेगेटिव पोटेंशियल है बी वाला, तो हमने उसमें से एट ऑल पॉइंट्स क्या किया है, ये बी वाला निकाला है। ठीक है, ऐड भी हो सकता है, अगर दोनों के पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव हो तो दोनों के नेगेटिव नेगेटिव जाते हैं। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कैसे आ रहा है, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो आ रहा है दोनों के अलजेब्रिक सम्स। अच्छा, अब v इक्वल्स टू, एक काम कर लेते हैं, मे बी वी कैन पुल आउट के बाहर, तो के को बाहर कर लेते हैं। के क्या हो जाता है, क्या हो जाता है 8.99 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात क्या कर रहा हूं मैं जो हूं ना, वो ये 0 वाला पॉइंट ले रहा हूँ, वेरी कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि और कोई हमें ख्वारी नहीं करनी जरूरत, मैं 0 वाला पॉइंट ले रहा हूँ सीधा डायरेक्ट। ठीक है, 0 ले लिया। अच्छा, क्यू ए इन्होंने बताया था, क्या बताया था, 2 × 10⁻⁹ सो दे टोल्ड अस कि ये जो चार्ज ए है, तो ये है 2 इंटू 10⁻⁹। और डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ए जो है वो आ रहा है 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम नीचे 4 सेंटीमीटर डाल देते हैं। सो 4 × 10⁻²। अच्छा, मैंने के सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने साथ ही लिख दिया गलती से। 8.99 इंटू 10⁻9, तो साथ ही कर लेते हैं फिर। अच्छा, क्यू बी हमें निकालना है, और जो डिस्टेंस है फ्रॉम बी, बी से 12 में से 4 निकाल देंगे, तो 12 में से 4 निकाल दो, 8 आ रहे हैं, राइट। 12 में से 4 निकाल के आता है, मुझे खुद याद नहीं रहा, 12 में से 4 निकाल के 8 आता है। सो बेसिकली इसका डिस्टेंस जो है वो 8 इंटू 10⁻²। ठीक है जी, अब एक काम ये कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं वर्किंग को, कि जगह खत्म हो गई है, इतनी बड़ी वर्किंग कर रहा हूं मैं। और लेट्स जस्ट से कि हम इसको उधर भेज दें। सो 8.99 इंटू 10⁻9 और क्यूबी अपॉन 8 इंटू 10⁻², विल इक्वल्स टू 8.99 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4 इंटू 10⁻²। अब आसान हो जाएगा काफी, 8.99 और ये कैंसिल। ठीक है जी, ये और ये कैंसिल, ये एक हो गया, ये दो हो गए, और क्यू बी आई बिलीव आ रहा है, क्यू बी आ रहा है 2 × 2 यानी 4 इंटू 10⁻⁹ आ रहा है। ठीक है जी, अब मेक श्योर करना है ये तो आ गया। आपको क्या पता है, आपको ऑलरेडी पता है वो नेगेटिव में था,
ठीक है, यू नो दैट इट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे गलती से ही नहीं करके आप लिखना नहीं भूल गए, ठीक है। तो -4.0 इंटू 10⁻⁹ आ रहा है ये चार्ज। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस पार्ट, समझ में आया सबको ये कैसे किया हमने? ठीक है, मैं इसको, इसका डेसिमल पॉइंट गायब हो गया, -4.0। अच्छा, now the change in electric potential when P moves from position where x equals to 9 centimeter, V0 क्यों लिया? क्योंकि that was the most convenient point, ठीक है जी, convenient point सबसे यही था, वरना तुम ये भी कर सकते, तुम ये भी ले सकती थी, you could have taken ये वाला भी, ये वाला पोटेंशियल ले लेती, ठीक है जी। ये देख लो डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9 ना, तो तुम फिर आर ए डालती 9 और आर बी डालती 3 और पोटेंशियल क्या डालती, -10 डालती, ठीक है जी। सो यू कुड चोजन एनी पॉइंट कोई भी चूज कर लेती, मैंने 0 से चूज किया बिकॉज मोस्ट कन्वीनियंट, राइट। एक नंबर कम हो गया ना, और फिर वो जाके उधर सब आराम से सॉल्व भी हो गया, ठीक है। बट इट डज नॉट मैटर, कोई सा भी ले सकते हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो दोनों के इंडिविजुअल वोल्टेज से आ रहा है। अच्छा, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन पॉइंट P मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेयर x इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर टू actually कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल निकाल दो। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे आएगा, वो बोल रहे हैं जब हम 3 से 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर आते हैं, तो जब हम 9 सेंटीमीटर से, ठीक है, हम अगर 9 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जाएं तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल क्या आता है? अच्छा, 3 सेंटीमीटर पे ये वैल्यू आ रही है, तो आई बिलीव दिस इज ए +2, ठीक है जी। ये जो है वो -10 है, ठीक है। तो हमें बोल रहे हैं, हम निकाल लेंगे भाई चेंज इन वी कैसा आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। 9 सेंटीमीटर वाला जो है वो इनिशियल है, तो -10 इनिशियल है, -10 माइनस, और ये जो है फाइनल, सॉरी फाइनल वाला क्या है, हम 3 सेंटीमीटर आए ना, 3 सेंटीमीटर आए तो फाइनल वाला +2 है, सो +2 माइनस, और इनिशियल वाला -10 था, सो -10, सो दिस बिकम्स +2 12 +12 हो गया, ठीक है। सो दिस इज चेंज ऑफ 12 वोल्ट्स, ठीक है। ये भी हमने कर लिया, एक मिस्टेक इधर रह गई है मेरे ख्याल से, 10⁻2 था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स जस्ट नॉट फॉरगेट दैट, वो एक्सेस ना भूलें हम। सो दिस इज 10⁻2, तो ये आ जाएगा 1200, ठीक है जी। सो ये मेरे पास 1200 आ रहा है, 1200 लिया हमने। अच्छा, फिर बोल रहे हैं एन अल्फा पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट चार्जेस ए एंड डी इन फिगर 5.1। The alpha particle moves from position where x equals to 9 centimeter and just reaches the position where x equals to 3 centimeter. Use your answer in B2 to calculate the speed v of the alpha particle at the position where x equals to 9 centimeter. अच्छा, बोल क्या रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर से शुरू हुआ पार्टिकल और फिर वो जाके 3 सेंटीमीटर पे जस्ट पहुंचा, यानी मतलब उस वक्त जाके 3 सेंटीमीटर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वेयर x इक्वल्स टू 9 एंड जस्ट रीचेस द पॉइंट, तो ये 3 सेंटीमीटर पहुंचने पे ये बिल्कुल इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो हमें बोल रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड v ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द पोजीशन वेयर x इक्वल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल हम किसी वेलोसिटी से भेजा, ठीक है, भेजा ये किसी पॉइंट पे जाके, मतलब इसको कोई रिपल्जन फेस हो रही, जाते जाते इसकी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनी और ये जाके फॉल्ट पे आ गई, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली हुआ है कि हमने अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लेके क्या कर दिया, उसको बदल दिया हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², ठीक है। स्पीड निकालनी है तो ½ mv²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, वो आएगी थ्रू ΔV इंटू क्यू, यस। सो विल जस्ट सॉल्व दिस, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ क्योंकि आई बिलीव इधर भी जगह कम नहीं पड़ेगी, पता नहीं इस पेपर में जगह क्यों कम पड़ रही है, समझ से बाहर है। अच्छा, नाउ हाफ m क्या होता है, द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स म्यू, तो 4 टाइम्स म्यू लेंगे हम, तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, वेलोसिटी स्क्वायर वी डोंट नो व्हाट दैट इज, डेल्टा वी वो हम निकाल चुके, डेल्टा वी 1200 का है, ठीक है, मैंने इधर लिखना भूल गया, 1200 का है। सो डेल्टा वी इज 1200, और चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स ई, तो यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है जी। एंड देन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वेलोसिटी स्क्वायर ढूंढ सकते हैं, ये क्या आ रही है। सो व्हाट इज वेलोसिटी वर्किंग आउट टू बी, 1200 इंटू 2 इंटू 1.6 and 19,
into 2 divided by 4 into 1.66 and 127 square root answer. Are we getting 340092? I am getting 340092. कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे पास, ठीक है जी। अगर मैं जो हूं वो इसको टू सिग्निफिकेंट लिखता हूं, हम टू सिग्निफिकेंट चल रहे थे, तो टू सिग्निफिकेंट लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, दिस शैल बिकम 3.4 इंटू 10⁵। 1 2 3 4 5, ठीक है जी, इन 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, क्लियर, एनी प्रॉब्लम्स? अच्छा, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या था? It is the ratio of charge on one of the plates to the potential difference between the two plates. Yes. So state 3 functions of capacitors in electrical circuits. कौन से 3 functions हमको याद हैं? स्मूथिंग, सबसे पहला तो स्मूथिंग, तो स्मूथिंग वेरी गुड। और कुछ? देखो, there is this problem that I see with a lot of students, ठीक है जी, वो ये होता है कि डायग्राम जब टेढ़ी बनी होती है ना, तब लोगों को नजर नहीं आता कि वो क्या होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू इज आप डायग्राम को सीधी कर लो, ठीक है। टेढ़ी आड़ी टेढ़ी बड़ी होती है तो लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, डायग्राम सीधी कैसे करेंगे? जस्ट टू शो यू, एक्स एंड वाई के बीच में पूछा है। अच्छा, एक्स ये लगा हुआ, एक्स जा रहा है इस 24 माइक्रोफैराड में, ठीक है जी, तो मैंने ये बना दिया, ये एक्स जा रहा है इस 24 माइक्रोफैराड में। 8 + 24, वेरी गुड जैनब, वेरी गुड। तो ये आ गया x, ठीक है जी, दिस इज x, दिस इज y, और ये x और y के बीच में ये वाला जो 24 लगा हुआ है मैंने ये बना दिया इधर, दिस इज द 24 माइक्रोफैराड, ठीक है जी। अब क्या किया है हमने? अब हमने ये किया है कि हमने इन्हीं दो टर्म्स के क्रॉस क्या लगाए हैं, ये वाले कुछ इस तरीके से करके लगाए। तो जब हमने ये कुछ इस तरीके से करके लगाए हैं तो क्या हुआ? तो ये हुआ है कि ये 24 माइक्रोफैराड, ये 24 माइक्रोफैराड, ये 24। नाउ कैन यू सी क्या हो रहा है? आई बिलीव दीज आर 3 इन सीरीज एंड देन 1 इन पैरेलल विद देम, ठीक है जी। सो सबसे पहले तो सीरीज का निकाल लेते हैं। तो सीरीज क्या आ रहा है? सीरीज आ रहा है 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24 होल इनवर्स, that is coming out to be 8 माइक्रोफैराड्स, एंड देन हमने जो है वो हमारी टोटल कैपेसिटेंस कैसे आ जाएगी? वो आ जाएगी 8 प्लस द पैरेलल में क्या है? पैरेलल में 24 है, सो 8 + 24 दैट कम्स आउट टू बी 36 माइक्रोफैराड्स, ठीक है जी, वेरी गुड ज़ैनब, नाइसली डन। अच्छा, ये वाला नहीं है हमारे कोर्स में, लेट्स रिमूव दिस। 36 है, मैं 34 लिख गया, 36 है ना, ठीक है। अच्छा, हॉल प्रोब, a slice of conducting material has its faces Q, R, L, K normal to a uniform magnetic field of flux density B as listed in figure 8.1, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स यूं आ रहे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है जी। 32 होगा ना, मैंने 36 लिख दिया, हाँ 8+1, हाँ ठीक है ठीक है सही है सही है, 32 होगा, यस माय बैड, 32। 8 का टेबल मैं भूल चुका हूँ, 8 + 24, यस एग्जैक्टली 32 होगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यू आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यू है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स एंटर द स्लाइस ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर टू फेस PQKJ फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द स्लाइस, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो फोर्स कैसी होगी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे है, यानी इनटू द पेज है, राइट। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो करंट जो यूं है, ये कन्वेंशनल करंट ये नहीं होगा, राइट, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो इसका मतलब हम करंट का ऑपोजिट यू लेंगे, ठीक है, मतलब अपनी तरफ लेंगे, करंट में ही तरफ है। अच्छा, फील्ड्स कैसे जा रही है? फील्ड उधर जा रही है, राइट, दे आर गोइंग टुवर्ड्स दैट पे, तो इसको यूं कर देते हैं, ठीक है जी।
अब फोर्स इधर देख लोगे कि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, करंट मेरी तरफ है, फील्ड जो है वो उधर जा रही है, एंड द फोर्स कम्स आउट टू बी डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी डाउनवर्ड्स, सो द फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स, हम लिख लेते हैं डाउनवर्ड्स, सो डाउनवर्ड्स फोर्स। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द फेसेस यूजिंग यूजिंग द लेटर्स ऑन फिगर 8.1 बिटवीन विच अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड। तो कौन से दो फेसेस होंगे जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अच्छा, तो द आंसर इज, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो यानी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले फेस पे अक्यूमुलेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो यानी जे के एल एम, एक तो जे के एल एम है, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा फेस होगा, उसके ऑपोजिट वाला जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यानी पी क्यू आर एस, ठीक है जी, पी क्यू आर एस। अच्छा, सम वेरी इंपॉर्टेंट अदर थिंग्स, भाई जिस फेस से इलेक्ट्रॉन्स घुस रहे होते हैं उस फेस की थिकनेस को क्या बोलते हैं, उस फेस की थिकनेस को हम टी बोलते हैं, ओ सॉरी, उस फेस की जो वो होती है लेंथ होती है हम उसको थिकनेस टी बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और दूसरी बात ये होती है कि इसके अक्रॉस तो क्या हो रहा है, इसके अक्रॉस हमारा हॉल वोल्टेज डेवलप होगा इन दोनों फेसेस के क्रॉस, राइट। सो इधर मेरा हॉल वोल्टेज है, इधर लगा हुआ, ठीक है। और क्या था, ये वाला फेस एरिया ए है, राइट, ये था। और ये जिसके क्रॉस हॉल वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो डिस्टेंस डी है, राइट, ये डिस्टेंस डी है, दिस इज डिस्टेंस डी। जिस लेंथ में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं वो लेंथ एल है, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू नो, हम कैसे मार्क करेंगे कैसे नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ठीक है। सो ये मैंने पूछ लिया। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस इन A2 रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें बेसिकली हॉल वोल्टेज वाली कहानी करनी, नहीं डी एंड टी आर नॉट सेम। अच्छा हाँ, सॉरी माय बैड, ये हो गया, आई बिलीव अगर डी ऐसा है तो फिर टी ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, टी ऐसा होगा, इट्स लाइक दिस, ठीक है। जिस द थिकनेस ऑफ द फेस जिसमें भी घुस रहा है, ठीक है। तो अगर वो डी हो गया तो ऑब्वियसली एटी होगा, ठीक है ना, बस उसका दूसरा वाला फेस लिया है तो वो स्क्वायरिश ही दिख रहा है, तो बेसिकली एनी वो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, खैर बहरहाल, एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस इन A2 रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें क्या लिखना है, हमें हॉल वोल्टेज वाली कहानी लिखनी है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स गेट डिपॉजिटेड on face PQRS and अच्छा, एक सेकेंड, the electrons get deposited on face PQRS and JKLM becomes positive consequently, ठीक है जी। an electric field develops and electrons stop depositing and pass straight through when the electric force equals magnetic force, ठीक है भैया, मैंने पढ़ लिया, मैं इसका आपको प्राइवेट में ही अलग से ही इसका जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। वही 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 वाला मसला है जो पक्की है मन की दोस्तों। अच्छा, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द स्लाइस ऑफ मटीरियल इन द स्लाइस ऑफ मटीरियल इज दिस मच, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट वाज दिस वाज n, स्मॉल n, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द थिकनेस pq ऑफ द स्लाइस इज 0.10 मिलीमीटर, ठीक है। थिकनेस pq, हमने जो थिकनेस मार्क करी है वही दी है, लेट्स सी थिकनेस pq, यस, थिकनेस pq जो हमने मार्क करी वही दी है। अच्छा, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b इज दिस मच, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्लाइस फॉर अ करंट ऑफ दिस मच, ठीक है। तो हमें हॉल वोल्टेज निकालना है, हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर, वो यहाँ लिखा हुआ है आपको, मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कभी याद करने की जरूरत नहीं है।
मुझे तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो याद रह जाता है, लेकिन ये लिखा हुआ ठीक है, वी एच इक्वल्स टू बी आई ओवर एन टी क्यू, ठीक है जी, तो हम यही बस लिख देंगे वी एच इक्वल्स टू बी आई ओवर एन टी क्यू, वी एच इक्वल्स टू बी आई ओवर एन टी क्यू, वी एच ही निकालना है, बस सब चीजें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बी क्या है, बी है 4.6 इंटू 10⁻³ करंट क्या है, ये रहा 6.3 इंटू 10⁻⁴। एन हमें दे दिया है, एन जो है वो ये था 1.3 इंटू 10⁻29, और थिकनेस पी क्यू क्या दी हुई है, थिकनेस दी हुई है 0.10 मिलीमीटर, सो 0.1 इंटू 10⁻³ एंड क्यू इज दी, अच्छा क्या फ्लो कर रहे थे, क्यू जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन्स ही डाल देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। व्हाट इज दी हॉल वोल्टेज दैट वी आर गेटिंग, 1.4 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है जी। अच्छा नाउ कैन यू सी ये हॉल वोल्टेज कितना कम आया है, अगले पार्ट में देखो, द स्लाइस इन सी इज अ मेटल, वही जो मैंने चीज आपको समझाई है, सब सिखाई है, कि ये पार्ट हमेशा पूछते हैं, हमेशा पूछेंगे हॉल वोल्टेज, हॉल प्रोब वाले सवाल में, कि देख रहे हो मेटल है, मेटल का हॉल वोल्टेज कम आता है, वो क्यों कम आता है, क्योंकि उसका एन बहुत ज्यादा होता है, एन बहुत ज्यादा होने से, इनवर्स प्रोपोर्शनल होने से एन ज्यादा होने से हॉल वोल्टेज बहुत कम आता है, तो दैट इज वाई वी यूज सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज उनका एन कम होता है, तो जब उनका एन कम होता है तो उनका हॉल वोल्टेज मेजरेबल होता है। 1.4 इंटू 10⁻12 बहुत मुश्किल है मेजर करना, लाइक ये पिको एम्पेयर्स है, दिस इज पिको एम्पेयर्स, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो देयरफॉर वी गो फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर्स हैव smaller n and so the hall voltage developed across them is larger for same conditions, ठीक है जी, मतलब अगर हम वही चीजें सब कुछ सेम रखते हैं, थिकनेस वगैरह और करंट और ये जो है बी और वगैरह सब कुछ कांस्टेंट वही रखते हैं, बस इसके एन को फैक्टर को बदलते हैं, तो एन के फैक्टर बदलने की वजह से वो वी एच मेजरेबल हो जाता, ठीक है जी। सो तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं वी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अब एग्जामिनर ये क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है जी, तो वो लिखेंगे हम, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन लूप ऑफ कॉइल, ठीक है जी। वन लूप क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इधर सिर्फ बीए वाला दे रहा हूं, अगर आपको एनबीए देना है तो फिर आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर, ठीक है जी। मैं सिर्फ वन लूप वाली लिख रहा हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन लूप ऑफ वायर, बस, या फिर कॉइल वायर लिख। अच्छा अब आ जाओ इधर, अ सिंपल ट्रांसफॉर्मर, ये इसमें व्हाई एम आई डूइंग दिस क्वेश्चन विद यू, ट्रांसफॉर्मर हट चुका है कोर्स, ठीक है जी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मर का, तो हमने डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन में भी, और सब चीजें डिस्कस करी है, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स वाली चीज नहीं हटी है, ठीक है जी, तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होगा, विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, a simple transformer consists of two coils of wire wound on a soft iron core as listed in figure 9.1। प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है जी, सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह से डला हुआ होता है। देयर इज अ साइनोसोडियल करंट इन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में आप कभी भी डायरेक्ट करंट नहीं डालोगे, हमेशा एक साइनोसोडियल ऑल्टरनेटिंग करंट डालोगे। वो क्यों डाल देते हैं, वो बोलते हैं हाउ दिस करंट गिव्स राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट डालते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट डालने की वजह से देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है, दैट इज बी इंटू ए। हमने हमेशा देखा है कि बी का कोई भी फॉर्मूला हो उसमें करंट जरूर आता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है, राइट, नॉट द डेफिनेशनल फॉर्मूला, एनी अदर फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो उनको देखेंगे तो बी हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करंट आता है,
राइट। तो अगर मैं करंट को वेरी करूंगा तो फ्लक्स लिंकेज चेंज करेगी। सो बिकॉज वी आर यूजिंग एन अल्टरनेटिंग करंट, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो फिर इस कॉइल में हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस अ ईएमएफ। ठीक है जी। अच्छा, हमें मार्क्स जो देने हैं इधर, हमें 3 मार्क की चीजें लिखनी है, तो लेट्स राइट 3 मार्क की चीजें इधर। सबसे पहले तो लेट्स राइट के एज द करंट is constantly changing, the primary coil induces, sorry, the primary coil, as the current is flowing, primary coil generates a changing magnetic flux linkage. The field lines cut the secondary coil and due to the changing magnetic flux linkage, EMF is induced in the secondary. ठीक है, मैं जरा एक और चीज जरा देख लूं कि 3 मार्क्स के लिए आई वांट टू बी राइटिंग सही तरह से। ठीक है, ठीक है, यही लिखना है। अच्छा, व्हाई द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज नॉट कांस्टेंट। तो आप पूछ रहे हैं जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, पहली बात तो ये क्यों, बिकॉज यहाँ पे आप करंट ऑल्टरनेट कर रहे हो, राइट। द करंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट। हमने उस दिन खुद ही देखा था, करंट जो है इट्स लाइक अ साइनोसोडियल कर्व, राइट। सो द करंट इज लाइक अ साइनोसोडियल। अब इसका जो ग्राफ है करंट टाइम ग्राफ, करंट और टाइम के ग्राफ में क्या हो रहा है कि वो जो ग्रेडियंट है ऑफ द ग्राफ वो हमेशा कॉन्स्टेंट चेंज कर रहा है। द रेट एट विच करंट इज चेंजिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है ना, रेट जो है, अगर अगर तो ये स्ट्रेट लाइन होती, अगर तो ये ग्राफ ऐसा होता कि ये ग्राफ ऐसे दिया होता करंट और टाइम का कि इट इज लाइक दिस, तो आपको पता है ये पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट है, एक स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। इसमें द रेट एट विच द करंट इज चेंजिंग इज ऑलवेज खुद भी चेंजिंग। जो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ है खुद नजर आ रहा होगा यहाँ पे, द टेंजेंट्स जो ग्रेडियंट्स दिखा रही हैं वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट दिखा रही हैं। तो क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट दिखाई, तो रेट एट विच द करंट इज चेंजिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो बिकॉज ऑफ दैट आपका ईएमएफ भी क्या कर रहा है, वो भी चेंज कर रहा है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, सो लेट्स राइट दैट डाउन। इधर ये भी लिख लेते हैं, लेट मी सी द प्रॉपर वर्डिंग, एक सेकेंड। हाँ, बस ये लिखते हैं। सो द रेट at which the current in the primary is changing is also changing, hence an alternating EMF, या फिर बस बस ही लिखते हैं hence an EMF is induced in the secondary that is not constant। ठीक है जी। और ये क्यों बोल रहे हैं हम, ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस केस में di/dt, राइट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। वैसे तो d∅/dt है, लेकिन फाइ को खोला NB है, B में I आ गया, और तो सबको हटा दो, कौन सा हटा दो, I रह जाएगा, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt। ठीक है, एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर, क्लियर है ये पार्ट। अच्छा, नाउ अब इधर आ जाओगे तो एक्सप्लेन व्हाई द सॉफ्ट आयरन कोर इन बी इज लैमिनेटेड। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो है ना, चलो ये तो नहीं, I'll not do this part with you, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन कुछ चीजें बताता चलूं, ठीक है, कुछ चीजें बताते चलते हैं, उसमें ऊपर नहीं होती है। अच्छा, 2 चीजें होती हैं ट्रांसफार्मर की, जो आयरन कोर होता है ना, इसमें 2 चीजें होती हैं।
दो चीजें क्या होती हैं, एक चीज ये होती है कि आप इसको लैमिनेट करते हो, ठीक है, यू लैमिनेट इट, दो चीजें करते हो, ठीक है, लैमिनेशन करते हो, और दूसरा ये करते हो कि आयरन का जो ब्लॉक होता है ना, ये एक हिस्सा नहीं हो, एक पूरा सॉलिड चीज नहीं होती, इसको ऐसे करते हैं, इसको बहुत सारी शीटों में काट के, बहुत सारी पतली पतली शीटों में करके फिर उसको चिपका देते हैं साथ, लैमिनेट करके साथ चिपका देते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर, जैसे अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो ट्रांसफॉर्मर आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा, ये जो सॉलिड, ये जो आयरन का ब्लॉक है, ये जो आयरन का कोर है, ये सॉलिड नहीं होगा, ये शीटें होंगी बहुत सारी पतली पतली जो साथ चिपकी हुई होंगी, ठीक है जी। अच्छा, ये क्यों करते हैं और लैमिनेशन क्यों करते हैं, ठीक है जी, तो इस बात को समझ लें कि लैमिनेशन क्यों होती है और ये शीटें क्यों बनाते हैं। अच्छा, ना आप सबको पता है कि देखो जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो लाजमी बात है, आयरन भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें भी ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऑब्वियसली होगा, राइट। सो ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होगा, आयरन कोर में भी इंड्यूस हो रहा है। आयरन इस्तेमाल क्यों, सबसे पहले तो बात को समझो, आयरन इस्तेमाल इसलिए होती है क्योंकि वैसे अगर हम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड यू बनती ना, वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही होती हैं इस कॉइल की, राइट, इस तरह से बन रही होती है और ये पूरी जहान में फैल रही होती है, राइट। मसला क्या होता है कि इस कॉइल में से बहुत थोड़ी अमाउंट कट रही होती, बहुत लिटिल अमाउंट वुड पास थ्रू दैट, मोस्ट ऑफ दोज आर पासिंग आउट एवरीवेयर, ठीक है। तो आयरन इसलिए डालते हो क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को इंप्रूव करता है। ये क्या करता है, ये करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, अपने अंदर से डायरेक्ट करवा देता है, ये बाहर जाने नहीं देता, अपने अंदर ही रखता है। इसका आयरन का फायदा ये होता है कि आयरन इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंप्रूव करता है, वो क्यों, बिकॉज ये सारी फील्ड लाइंस अपने अंदर से ही डायरेक्ट करवा देता है, बाहर जाने नहीं देता, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि सारी की सारी फील्ड लाइंस इधर से गुजरना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, लैमिनेट करते हैं और शीटों में लगाते हैं। अच्छा, लैमिनेट करने का से पहले तो शीटों को समझ लो। भाई देखो, हम सबको पता है एडी करंट्स होंगे, जब ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है तो लाजिम बात है आयरन में भी इंड्यूस होंगे ईएमएफ। अब जब लेकिन उसमें इंड्यूस होंगे तो उसमें एडी करंट्स इंड्यूस होंगे, क्योंकि वो कोई तार तो नहीं है, कोई एक स्ट्रेट पाथ तो नहीं है, तो वो करंट की फॉर्म नहीं होगा, वो बहुत सारे छोटे छोटे डीलोकलाइजेशन हो, ठीक है। क्या बात करता, मैं ये बात करता कि इसको शीटों में लगाते हैं और लैमिनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, शीटों में क्या काम होता है, शीटों में अगर तो ये एक सॉलिड ब्लॉक होता, अगर ये ऐसा नहीं होता एक सॉलिड ब्लॉक होता, मतलब एक सॉलिड आयरन का पूरा पक्का पीस होता, तो क्या होता है, उसमें करंट्स बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे बन रहे होते, और ये करंट्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी जगह है फ्लो करने के लिए, दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव इनटू, तो ये करंट्स बहुत बड़े बड़े इंड्यूस होते, राइट। एंड फिर क्या होता है, जो पावर लॉसेस होते हैं आई स्क्वायर आर, अगर करंट्स बहुत ज्यादा बड़े होते तो फिर पावर भी बहुत ज्यादा बड़ी लॉस होती, ठीक है जी। अच्छा, शीटों में लगाने का फायदा ये होता है कि देखो एडी करंट्स तो अभी भी इंड्यूस होंगे, क्योंकि आप शीटों की थिकनेस ये तो नहीं कर सकते बिल्कुल 0.1 मिलीमीटर कर दो, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर कर सकते हो, ज्यादा थिन नहीं कर सकते, ठीक है, वरना वो उसकी रिजिडिटी नहीं आएगी। तो एडी करंट्स अभी भी इंड्यूस होते हैं, लेकिन एडी करंट्स अब बस इधर 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 है, दे जस्ट लोकलाइज्ड ओवर हियर, एक एक शीट में होंगे, तो ये शीट्स में है, ऐसा नहीं है पावर लॉसेस नहीं हो रहे हैं, देयर स्टिल पावर लॉसेस एडी करंट्स, लेकिन जो है वो बस इन शीटों में हो रहे हैं, पतली पतली शीटों में। दूसरी बात, बड़ा लाजमी है इन सब शीटों के बीच में लैमिनेशन हो, वरना अगर लैमिनेशन ना हो तो आयरन तो वैसे ही कंडक्टिव है, ये एडी करंट यहां से उठता हुआ यहाँ पूरा घूम लेगा, उसको क्या मसला है। तो लैमिनेट करके शीटों में लगा के उसको लैमिनेट जरूर करते हैं, ताकि ये एडी करंट्स एक शीट में ही लोकलाइज रहे, और फिर जो पावर आए आई स्क्वायर आर से, क्योंकि करंट्स आपने रिड्यूस कर दिए तो आपके पावर लॉसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। नॉट इन कोर्स, ठीक है, बट इट्स यूजफुल टू नो, इट्स यूजफुल टू नो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो एडी करंट्स वाली चीज है आपके, तो हो सकता है किसी और चीज में आपके पास आ जाए सीन क्वेश्चंस के सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो डैम्पिंग हो रही है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसी चीज को काट के पतले पतले उसके, मतलब उसके अंदर फिन्स टाइप बना देते हैं, फिर पूछते हैं अब ये डैम्पिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज उसमें अगेन वही यही ट्रांसफॉर्म वाली चीज हो गई, जो एडी करंट्स बन रहे हैं अब वो बहुत ज्यादा नहीं बन सकते, बहुत ज्यादा बड़े नहीं बन सकते, तो उसकी वजह से डैम्पिंग कम हो गई, तो दिस कैन कम, कीप दिस थिंग इन योर हेड, ठीक है। लैमिनेशन वाली चीज बहरहाल वो नहीं होगी, लेकिन लैमिनेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर ही है, लेकिन दूसरी चीजों में ये शीट करना और उसका पार्ट उड़ा देना कोई या कुछ करना वो आ सकता है, ठीक है। सो एक्सप्लेन वेदर सॉफ्ट आयरन कोर इज लैमिनेटेड, द आयरन कोर is made from thin sheets with lamination to reduce the induced eddy currents and hence reduce the power losses, ठीक है, क्लियर।
एनी प्रॉब्लम्स? लैमिनेशन से ज्यादा अच्छा जो काम है वो शीटों में करने का है, ठीक है, शीट्स में करना बड़ा लाजमी है। लैमिनेशन तो बस उसको नॉन कंडक्टिव बनाना है, ठीक है, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू शीट देम, ठीक है। अगर शीट नहीं करोगे, ऐसी लैमिनेट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको लिखने तो दोनों चीजें चाहिए, मैं ही देख रहा था दोनों चीजें नहीं लिखी इन्होंने, लेकिन आई सपोज इन लैमिनेशन से मतलब वही दोनों चीजें साथ में ही मिला दी उस लैमिनेशन से मतलब, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाओ, आउटलाइन ब्रीफली द प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग, ये भी उसमें से देख लोगे, ये भी हम कर चुके हैं। हम 6 मार्क का लिख चुके हैं, 5 मार्क का आया, ठीक है जी, तो लिख लेना, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। ये कोर्स में से हट चुका है, ठीक है जी, मुबारक हो, मैंने पहले भी बताया था ये कोर्स में नहीं है अब। सो ये वॉक्सल्स वाली चीज ना करके जाओ तो इट्स ओके। अच्छा, अब आ जाओ इधर, a photon of wavelength 540 nanometer collides with an isolated stationary electron as illustrated in figure 11.11। तो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन में क्या लगता है, फिर डिफ्लेक्ट होता है, वेवलेंथ इसकी 540 थी पहले, डिफ्लेक्ट होने के बाद 544 नैनोमीटर। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ए फोटोन, तो दिस वाज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल क्वांटम या फिर पैकेट, लेट्स से पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, यू कैन राइट पैकेट की क्वांटम भी रख सकते हो, ठीक है जी। तो मैंने तो बहुत दफा डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग से लिखवाई है, ठीक है जी, मुझे जो उस वक्त अच्छा लगा तो उससे लिखवाया। On figure 11.1, draw an arrow to indicate the approximate direction of motion of the deflected electron। अच्छा देखो, फोटोन आया यूं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन में आके लगा, फिर फोटोन निकल गया यूं, ठीक है जी। वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता दो, ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक स्नूकर, स्नूकर या बिलियर्ड बॉल्स जो भी कहते हैं उसको। तो वो देखा है ना कि उसमें बकायदा व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, द टेस्टिंग मोमेंटम, वो ये टेस्ट करना चाहना है आपको मोमेंटम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। सो दे आर टेलिंग यू कि देखो आपका जो कुछ है परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, देखो आपका जो इनिशियल मोमेंटम था ये तो स्टेशनरी था, राइट, ये इनिशियली स्टेशनरी था, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं रहता, ये था सारा इनिशियल मोमेंटम जो इधर राइट की तरफ था। तो आपका इनिशियल मोमेंटम वाज टुवर्ड्स द राइट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अगर इनिशियल मोमेंटम ऐसा है तो फाइनल मोमेंटम भी ऐसा ही होगा एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम भी हमें ऐसा ही लाना है, वी हैव टू ब्रिंग सम फॉर्म ऑफ फाइनल मोमेंटम लाइक दिस, हमें ऐसा ही लाना है, ठीक है। अब देखो ये तो यूं चला गया नीचे, इट हैज गॉन डाउन लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा है, राइट, देयर आर टू कंपोनेंट्स टू इट। एक कंपोनेंट इसका ऐसा ही है विच इज इन डायरेक्शन ऑफ द फाइनल मोमेंटम, ये आ गया, ये लेट्स से दिस इज द एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट जो नीचे की तरफ है, राइट। प्रॉब्लम क्या है, मुझे कोई वर्टिकल मोमेंटम नहीं चाहिए, तो मुझे वाई मोमेंटम तो हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटेगा, बाय सेंडिंग द इलेक्ट्रॉन हल्का सा ऊपर, हल्का सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट, क्योंकि उसमें जो हल्का सा मोमेंटम का चेंज आएगा वही इसकी कैंसिल आउट कर देगा। तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, नहीं हमें तो बिल्कुल ऊपर नहीं, वी जस्ट नीड टू सेंड देम हल्का सा ऊपर, क्योंकि इसका मोमेंटम ही इतना बड़ा आएगा, वो ऐसे ही कैंसिल आउट कर देगा। सो हल्का सा ऊपर जाएगा, बिल्कुल हल्का सा, ताकि क्या हो, ये नीचे वाला मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाए ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले के साथ, राइट। अब इसके भी दो कंपाउंड हो गए, एक ऐसा और एक ऐसा, है ना। ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला उसके साथ एड अप होके फाइनल मोमेंटम बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज क्या, दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक हो गया। ओके, आई होप क्लियर हुआ हो। अब आ जाओ, और इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना हो तो ऑलवेज यू कैन विजुलाइज स्नूकर। स्नूकर में भी यही होता है, यू प्ले उसमें पूरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसमें और कुछ भी नहीं। तो यू कैन बेसिकली, हर बॉल का मास एक ही होता है, दैट्स द गुड थिंग। हर बॉल का नहीं होता, बट जो व्हाइट बॉल के अलावा सारी बॉल होती हैं उनका मास एक ही होता है, ठीक है जी। सो then you can use conservation of momentum to make very very एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेटली उसको टारगेट कर सकते हो, उधर ही जाए। बिकॉज उस जो बिलियर्ड बॉल का मास तो वो तो पता ही है, वो तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो वो जो स्नूकर के बहुत से प्लेयर होते हैं, दे एक्चुअली प्ले लाइक दैट। जो कैलकुलेशन उनके दिमाग में, उनका आइडिया इतना अच्छा बना होता है, उनके दिमाग में ये वेक्टर वाली चीज, देखो अभी भी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी,
वी जस्ट सॉल्व यूजिंग वेक्टर्स, हल्का सा वेक्टर्स देखा तो उनके दिमाग में यही चीज बहुत सी बनी होती है कि मैं हल्का सा इधर भेजूंगा तो वो वाली बॉल इधर से जाएगी इस तरह, तो दे प्ले लाइक दैट, ठीक है, उसमें भी फिजिक्स होती है बहुत सारी। अच्छा, फिर इधर आ जाओ, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द डिफ्लेक्टेड फोटोन। तो मोमेंटम कैसे निकलेगा, वी गॉट द वेवलेंथ, और मोमेंटम का फॉर्मूला फॉर ए फोटोन वाज p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। h आ गया 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज 544 नैनोमीटर्स। So 544 into 10 power minus 9. So what are we getting as our momentum? So 1.22 into 10 to the power minus 27, very small momentum. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस बात को समझना है कि जो एनर्जी हमने ट्रांसफर करी है डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन को, माय बैड, मैं फोटोन पढ़ रहा था, माय बैड, एनर्जी ट्रांसफर टू द डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी, नॉट टू द फोटोन, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियसली ये कोई ना कोई एनर्जी लेके आया ये फोटोन, ठीक है, और फिर यही फोटोन मतलब डिफ्लेक्ट हुआ है, तो कुछ एनर्जी लेके आया और कुछ एनर्जी में से जो लेके आया था वो ले गया, ये बाकी एनर्जी इसको मिल गई होगी। वी कैन कैलकुलेट ये एनर्जी कितनी लेके आया, वी कैन कैलकुलेट ये एनर्जी कितनी लेके गया, इसकी एनर्जी आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सो लेट्स डू दैट। सो E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, पहले वाली केस के लिए कर लेते हैं, तो पहली वाली केस 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, ये हो गया 3 इंटू 10 पावर 8। मैंने इलेक्ट्रॉन की जगह में उसको फोटोन सपोज, मैंने कहा फोटोन का जब पूछा हुआ था वो तो है। अच्छा, और लैम्डा इनिशियल जो था वो 540 इंटू नहीं था, तो 540 इंटू 10 पावर माइनस 9, ठीक है जी। ये आया शुरू में जो लेके आया, ये लेके जो आया है वो इतने लेके आया, ठीक है। फिर उसमें से ये ले गया कुछ हिस्सा, तो बाकी इसको मिल गए होंगे, तो इसमें से अगर मैं इसका निकाल दूंगा तो इसका आ जाएगा, राइट। सो लेट्स जस्ट डू दैट इन वन स्टेप। सो 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 एंड देन 3 इंटू 10 पावर 8 एंड देन डिवाइडेड बाय ए 544 इंटू 10 पावर माइनस 9। लेट्स डू दी कैलकुलेशन। एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो so I am getting 2.708 into 10 to the power minus 21, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट लिखना है तो 2.71 into 10 to the power minus 21, ठीक है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम दिस पार्ट? आई जस्ट मिक्स इट अप, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ रहा था, मैं उसको फोटोन ही पढ़ रहा था फॉर सम रीजन। आई वाज लाइक फोटोन का क्यों पूछा भाई। अच्छा, अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे। अनदर फोटोन ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर कोलाइड्स विद एन आइसोलेटेड स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। Explain why it is not possible for the deflected photon to have a wavelength less than 540। ठीक है, बड़ा टेक्निकल सवाल है। क्या सवाल पूछा है, सवाल ये पूछा है कि भाई देखो ये तो 540 पे आ रहा है, हमने पहली वाली केस दे दी वो 544 पे डिफ्लेक्ट हो गया, वो ये पूछ रहे हैं कि ये जिस पे आ रहा है नेक्स्ट वाला जो निकलेगा वो 540 से कम क्यों नहीं हो सकता। Why will it always be greater than 540? What is the reason for that? More photon energy, yes. So भाई देखो, E equals to hc upon lambda, right? We all agree and we all know कि E equals to hc upon lambda, right? अब देखो, जो फोटोन लेके आया वो 540 नैनोमीटर वाला फोटोन लेके आ रहा है, तो वो एक सेट अमाउंट लेके आ रहा है, राइट। अगर 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 खुदा ना खास्ता वेवलेंथ 540 से कम हो गई डिफ्लेक्टेड वाले की, अगर उससे कम हो गई तो क्या हो जाएगा, यानी ये हो रहा है कि जो डिफ्लेक्टेड वाला फोटोन है उसके पास एनर्जी ज्यादा आ गई, मतलब जो लेके आ रहा था उससे ज्यादा एनर्जी डिफ्लेक्टेड के पास आ गई, ठीक है। हो ही नहीं सकता, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया, राइट। जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है अब वो बटनी है, इलेक्ट्रॉन को हो सकता है जीरो भी मिले, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो 540 से ज्यादा नहीं हो सकता। वो 540 का आया तो 540 ही जाएगा अगर पूरी पूरी एनर्जी फोटोन को मिल गई, वरना कुछ कम ही मिलेगी इसको एनर्जी, जब इसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, राइट। सो दिस इज, अगर इसको ज्यादा मिल गई वेवलेंथ, सॉरी इसको लेस मिल गई वेवलेंथ, तो वायलेट हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। सो लेट्स राइट दिस डाउन। सो क्या लिखना है, ग्रेटर फोटोन एनर्जी corresponds to लेस वेवलेंथ, ठीक है जी। मतलब एग्जामिनर को ये क्लियर कर देंगे, हमें समझ आ रहा है कि E इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा।
ग्रेटर फोटोन एनर्जी करेस्पॉन्ड्स टू लेस वेवलेंथ, ठीक है, तो लेस तो हो नहीं सकती क्योंकि वरना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा. सो इफ द डिफ्लेक्टेड फोटोन has energy, sorry, has wavelength less than 540 nanometer, then it means that it has more energy than there was given to the system. मतलब सिस्टम को जो एनर्जी दी उससे ज्यादा ही आ गई इसके एनर्जी, more energy than there was given to the system. This is a violation of law of conservation of energy. ठीक है. बाकी एक और बात इधर बात समझाता हूं कि जो भी ये लॉज है ना, ठीक है, एक तो कुछ लॉज हैं जो बड़े ताकतवर लॉज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज अ वेरी 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 प्रोफाउंड लॉ, ठीक है. ये कहीं भी नहीं टूटता, ये कहीं भी नहीं टूटता. इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है. न्यूक्लियर में जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी बनना पड़ता है क्योंकि मास बेसिकली एनर्जी होती है. वो देखा होगा E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. सो मास की डेफिनेशन क्या है? मास की डेफिनेशन ये है कि एनर्जी को अगर c स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो मास आता है. तो हर किसी चीज का जिसका भी मास है बेसिकली क्या है, वो एक एनर्जी का मजमूआ है. मास की डेफिनेशन ये हकीकत में असली में ये आइंस्टाइन ने डेफिनेशन दी मास की. मास का मतलब क्या है? एनर्जी का एक मजमूआ है, एनर्जी है कहीं उस जगह में तो वो मास है, ठीक है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टू ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड लॉज, ये कभी नहीं टूटेंगे, अपनी जिंदगी में कभी टूटे नहीं है. और जब जब हमें लगा है कि ये टूट रहे थे तो ये पता चला कि कोई और कहानी थी, ठीक है, वो टूटे नहीं, ठीक है. बहुत सारी चीजें जो है वो है. तो जो फिजिक्स की जो लॉज है ना, दे नेवर, जो मतलब 110% हमें पता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम लॉ तो बोलते हैं लेकिन वो हर जगह नहीं चलता, ठीक है. इट्स नॉट वन ऑफ, इट इज नॉट अ वेरी प्रोफाउंड लॉ, ठीक है. जैसे इस तरह कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हर जगह नहीं चलता. आप लोगों को पता है कूलम्स लॉ चलता है फॉर अ पॉइंट चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं चलता, ठीक है. इसी तरह क्या चीज जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले फॉर्मूले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो फिर उनका कोई फायदा नहीं होता जब आप यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाते हो, तब आप 9.1 कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, राइट. सो बात ये है कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो बहुत ताकतवर है, जो चाहे जितने से बड़े बड़े लॉ, जैसे छोटे छोटे वो कभी नहीं टूटेंगे. जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट. और छोटे छोटे हमने उनके सबसेट्स बनाए हुए. जैसे देखो एएस में 9.81 सीखा था बस, जी इक्वल्स टू 9.1 हो गई, सारी कैलकुलेशन हो रही, काइनेमेटिक्स हो रही है. उसको बढ़ा के फिर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा. उसको बढ़ा के नेक्स्ट स्टेप रिलेटिविटी होगी कि रिलेटिविटी में और चीजें हैं कि ग्रेविटी कैसे है कैसे नहीं है, ब्लैक होल्स की सारी चीजें, वो सब है. सो बेसिकली कुछ बता रहा था लेकिन खैर I feel like I get excited with physics too much. अच्छा, iodine is a radioactive isotope with a decay constant of this much. State what is meant by radioactive. It is the random and spontaneous. It is the random and spontaneous decay of unstable nuclei releasing alpha, gamma, beta minus and beta plus radiation, ठीक है. उसके बाद क्या है? डिके कांस्टेंट. डिके कांस्टेंट क्या था? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डिकेइंग. हमारा टाइम क्या हो गया? हमारा टाइम ओवर टाइम हो गया. आई जस्ट एंड दिस क्लास जल्दी से. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डिकेइंग पर यूनिट टाइम. अच्छा, some water becomes contaminated with iodine 131. The activity of iodine 131 in 1 kilogram of water is this much. Determine the number of iodine 131 atoms in 1 kg of water. ये हम कर चुके हैं, रेडियोएक्टिविटी की रिवीजन वर्कशॉप में था. लैम्डा दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है, एन ढूंढने को बोल रहे हैं. तो आई बिलीव वी शैल यूज ए इक्वल्स टू लैम्डा एन, ठीक है. एक्टिविटी हमें दी हुई है 560. yes.
that equals to lambda, that is 9.9 into 10 power minus 7. Lambda is 9.9 into 10 power minus 7. n जो है वो हम निकाल लेंगे, n हमारे पास आ जाएगा. What's n working out to be? So this is 5.7 into 10 power minus 8. 5.7 into 10 power minus 8. Let's do these last questions. Regulations require that the activity of iodine in 1 kilogram of water is to be less than 170 becquerel. Calculate the time in days for the activity of the contaminated water to be reduced to 170 becquerels. चलिए एक्टिविटी की decay equation लगा लेते हैं. A equals to A naught E minus lambda T. A क्या है, हमें निकालना है, लेके आना है 170 तक, तो 170. A naught क्या है, A naught जो था वो 560 था, 560. E हमें मिल जाएगा कैलकुलेटर से, माइनस लैम्डा दैट इज 9.9 into 10 power minus 7. अच्छा, और माइनस लैम्डा दैट इज 9.9 क्या था, into 10 power minus 7. अच्छा, अब अगेन रिकॉलिंग अ मिस्टेक, ये क्या दिया हुआ है, डिके कांस्टेंट दिया हुआ है सेकंड्स में, तो अब टाइम भी सेकंड्स में आएगा. अगर आवर्स में दिया होता तो आवर्स में आता टाइम, डेज में हो तो डेज में आता टाइम. ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा. दिस इज सम मिस्टेक दैट वी डू. अच्छा, सो माइनस 9.9 इंटू 7 पर सेकंड है, और इंटू हमने टाइम करना है. ठीक है, टाइम सेकंड में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम. ठीक है, अच्छा ना 170 डिवाइड बाय 560 इक्वल्स टू E minus 9.9 into 10 power minus 7 and then T. Let's take the ln of both sides. तो ln जब लेते हैं, ln लेने पे फायदा ये होता है कि T जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ln 170 upon 560 and divided by this thing. So this is minus 9.9 into 10 power minus 7. What is the answer that we're getting? 1.2 into 10 power 6. You sure? Seems quite off. एक सेकंड देखना. ln 170 upon 560 divided by minus 9.9 into 10 power minus 7. सही है, ठीक है, यही आया. And then let's convert seconds में आया ये. So सेकेंड्स को मिनट्स में करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं. फिर मिनट्स को आवर्स में करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं. फिर आवर्स को डेज में करते हैं, यानी 24 से डिवाइड करते हैं, डेज आ जाएंगे. ठीक है, सो व्हाट इज द डेज कमिंग आउट टू बी? डिवाइड बाय 60 into 60 into 24, we are getting, I believe, 13.93 days, right? And then rounded off to 2 significant, that shall become 14 days. Very good. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पेपर कंप्लीट.